औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी जो GTG है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें ना थोड़ा इशू ये है कि आपको सबसे पहले जो हीमोफिलिया हमें तो पता है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। आपको इसे क्लासीफाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्टर 9 कितना कम है। अगर वो 0.01 से भी कम है तो ये हम कहते हैं कि ये सिवियर हीमोफिलिया है। ठीक है, अगर जो है वो 0.05 से 0.01 से लेके 0.05 तक है तो हमें कहते हैं कि ये मॉडरेट है। ये 0.01 से कम सिवियर है ना, 0.01 से 0.05 मॉडरेट, और अगर 0.06 मतलब 0.05 से ज़्यादा से लेके 0.4 तक है तो हम इसे कहते हैं कि ये माइल्ड हीमोफिलिया। ये तो हो गई इसकी बेसिक कैटेगराइजेशन। सिवियरिटी आपको पता होनी चाहिए, ये इट्स वेरी गुड फॉर योर क्लिनिकल मैनेजमेंट इफ़ यू नो दैट हाउ severe is the deficiency of the factor. Okay, so now the thing is that the females are always going to be careers, okay, and men are going to be fully affected. अब career में भी factor deficiency severe हो सकती है तो उसमें bleeding tendency हो जाएगी. Now you understand? अच्छा, अब क्या होता है कि जो नियोनेट है अगर तो वो मेल है तो वो इफ़ेक्ट होगा, अगर फीमेल है तो करियर होगी। फीमेल अगर सिवियर हीमोफिलिया की करियर है बेबी तो फिर उसमें हम कोई रिस्क हो सकता है, वरना किसी भी फीमेल बेबी में रिस्क नहीं होगा इन यूट्रो। लेकिन जो मेल बेबी है उसमें रिस्क होगा किस चीज़ का? इंट्राक्रेनियल हेमरेज का, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा क्रेनियल हेमरेज का, एट्रोजेनिक इंजरी का। ठीक है, तो जेंडर पता करना बेबी का कितना ज़रूरी है हमें ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब हम ज़रा इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यू हैव टू मेक अ फैमिली ट्री। ठीक है, टू आइडेंटिफाई के इफ़ देयर आर सन्स हु आर अफेक्टेड, इफ द मेन आर अफेक्टेड, दिस मीन्स दैट द वुमेन आर कैरियर्स अनडायग्नोज्ड। ठीक है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीमेल। ठीक है, कि वो कैरियर है नहीं है क्या है। अब अगर वो आइडेंटिफाई हो गई है तो फिर देन यू हैव टू फाइंड आउट द फिनोटिपिक सिवियरिटी की सिवियरिटी क्या है, कि फैक्टर का लेवल 0.01 से कम है, 0.01 से 0.05 है, या फिर 0.06 से 0.4 है, सिवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है। ठीक है, नाउ you know about this, right? The female is diagnosed, you know her factor levels उसके आपको बुकिंग पे पता होने चाहिए। ठीक है, और जब वो आए डिलीवरी के टाइम पे तब पता होना चाहिए। और दूसरा, जब भी कोई प्रोसीजर आप उसका करने लगे हैं, एमनियोसेंटेसिस करना है या चले CVS करना है, तब भी पता होना चाहिए, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर। अब फीमेल का तो सारा जो मदर है उसका तो हमें पता चल गया, प्री कंसेप्शनली उसे आप काउंसिल करें। ठीक है, बेस्ट ये होता है कि प्री कंसेप्शन में जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है ये लोग बेबी का, अब हम कंसीव करना चाहते हैं, ये तो सारा उसका हमने कर लेना, अब वो कंसीव करना चाहते तो क्या करें। देखिए, सॉरी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस जो है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। देन यू हैव टू ये अगर कर लिया तो ठीक है, इसमें फिर जो फीटस अफेक्टेड होगा उसको यू विल रिजेक्ट। पर अगर उसने कंसीव कर लिया, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द जेंडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये डिटरमिन करेगा कि आपने आगे क्या करना है। अच्छा, गानी में जा रही हूँ मैं इतनी देर से कॉपी पे। अच्छा वेट, फोकस ऑफ दिस कैमरा जस्ट लाइक वेरी बैड, जस्ट लाइक माई फोकस। अच्छा, अब जो है वो आपने जेंडर कैसे डिटरमिन करना है, सेल फ्री फीटल DNA से, दैट इज़ 9 वीक्स एंड बियॉन्ड आप ये कर सकते हैं। सेल फ्री फीटल DNA से आपने जेंडर डिटरमिन कर लिया, नहीं कर सके आप नहीं किया, फिर आप स्कैन से कर लेंगे। अब जेंडर में मेल आ गया तो अब मेल को डायग्नोज करेंगे, आप डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। एक और बात मैं बताती हूँ, इफ़ यू आर अनएबल टू डायग्नोज, यू नो दैट इट्स अ मेल बेबी बट यू आर अनएबल टू डायग्नोज इट ड्यू टू सम रीज़न, यू हैव टू ट्रीट दैट दिस इज़ इफेक्टेड। जिस तरह से अगर हमें कॉनोनिसिटी नहीं पता चलती, ट्विंस की नहीं समझ आती, तो हम क्या करते हैं, हम उसे ट्रीट करते हैं एज मोनोकॉर्निक। ये पॉइंट मैंने बस बताना था। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट हम नहीं देते, बेनिफिट ऑफ हम जो हैं वो डाउट ही को ट्रू बना के चलते हैं। अच्छा, सो डायग्नोज आपने करना है, कैसे करेंगे आप बेबी को अब डायग्नोज? 11 से 14 वीक्स तक आप कॉर्निक विलेज सैम्पलिंग करके से डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है, नहीं कर सके तो फिर लेट एमनियोसेंटेसिस के ऑप्शन भी है, बट इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। ठीक है,
तो हमने ये समझा कि अब मदर को आपने कैसे, दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको पता चाहिए कि आयरन डिफिशिएंसी और ओबेसिटी, ये दोनों चीज़ें आपने एड्रेस करनी, बिकॉज ये दोनों इंक्रीज ब्लीडिंग के साथ वैसे ही एसोसिएटेड हैं। ओबेसिटी मेरे लिए गाइडलाइन पढ़ के बड़ा वियर्ड था कि ओबेसिटी भी जो है वो इंक्रीज ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है, इतनी और चीज़ें होती हैं। चलें आयरन डिफिशिएंसी समझ आता है, लेकिन नहीं, इन्होंने चुन के ये दो बातें कही हैं, आयरन डिफिशिएंसी और ओबेसिटी को ठीक करके आप उसके मदर के स्टेटस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। अब उसका जो भी है हमें समझ आ गया है कि लेट्स मेल बेबी, ठीक है, जेंडर हमें पता चल गया। 9 वीक्स पे हमने 9 वीक्स के बाद सेल फ्री फीटल डीएनए की फॉर सेक्सिंग एंड वी फाउंड आउट दैट इट्स अ मेल बेबी। हमने उस बेबी को जेंडर तो पता चल गया, बेबी की बीमारी पता करने के लिए हमने किया क्रॉनिक वेल सैम्पलिंग 11 से 14 वीक्स पे, हमें अच्छा समझ आ गया। और मदर लेट्स से सिवियर हीमोफिलिक, नहीं सिवियर नहीं, मॉडरेट है, ठीक है, सिवियर ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमने व्हेन वर वी सपोज टू डू फैक्टर लेवल्स एट बुकिंग बिफोर अ प्रोसीजर एंड इन थर्ड ट्रिमेस्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्रॉनिक वेल सैम्पलिंग कर ली हूँ 11 to 14 वीक्स पे, तो मुझे करने से पहले इसका फैक्टर लेवल दोबारा फाइंड आउट कराना है बिफोर प्रोसीजर। अब कुछ रूल्स हैं, मेल फीटस में आपने सिजेरियन ही करना है 39 वीक्स पे हीमोफिलिया कैरियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो हीमोफिलिक है तो, ये पहला रूल। दूसरी बात, आप अगर वजाइनल डिलीवरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना, ठीक है। इसके अलावा बेबी की बर्थ के बाद आपने लाजमी बेबी के कॉर्ड ब्लड और फैक्टर्स लेवल चेक कराने हैं, और अगर वो माइल्ड आए फिर आपने 3 to 6 मंथ बाद दोबारा रिपीट कराने हैं, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करेंगे। और यू हैव टू डू अ क्रेनियल अल्ट्रासाउंड ऑफ एवरी बेबी, मेल बेबी, ठीक है, वो नॉर्मल है फिर भी साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं हेमरेज के किसी भी किस्म के, देन यू हैव टू गो फॉर एन MRI। अगर ये नॉर्मल आए फिर भी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो एम हमारा क्या होना चाहिए, 0.5 से ऊपर, मतलब हमारे पास 0.4 तक हमने क्या कहा था, दैट इट इज़ जो क्लासिफिकेशन थी, इट इज़ माइल्ड, मतलब माइल्ड से भी ज़्यादा लेवल होना चाहिए, माइल्ड की कैटेगरी भी ख़त्म हो जाए, मतलब 0.4 से माइल्ड शुरू होता है ना, तो 0.5 का लेवल आपने एम किया है। लेकिन अगर आप कोई प्रोसीजर करने लगे हैं या लेबर में प्रोसीजर, ये प्लीज़ अपने पास नोट कर लें, प्रोसीजर या लेबर, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 से ऊपर, ये आपका टारगेट है। नॉर्मली आपका टारगेट 0.5 से ऊपर, ठीक है, एम, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हैं तो फिर 1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आप जाहिर सी बात है ECV भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं खवातीन में कर सकते आप। अच्छा, लेट्स से कि अब हम समझा कि लेबर में हमारा लेवल का टारगेट 1 से ऊपर होना चाहिए, सिजेरियन हमने किस में करना है समझ आ गई ना। द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू गिव एनाल्जेसिया, देन फॉर रीजनल व्हाट इज द लेवल, so you'll say 1, no, it's more than 0.5, yeah please, more than 0.5 is required, the factor level for regional. And if you have a level less than 0.5, don't give any IM injections, ठीक है। और प्रोफाइलैक्टिकली अगर फैक्टर लेवल लेस देन 0.5 में लेवल में चलेगी, लेवल में क्या हमारा टारगेट होता है, मोर देन 1 आपने मेंटेन करना है, वो 0.5 से कम में लेवल में चलेगी, लेबर को तो नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते लेबर रुक जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेबर में वो चलेगी और लेवल्स कम है, व्हाट आर यू गोना डू, यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोफाइलैक्सिस, ट्रांसमीन देंगे लेबर में, लेबर इस्टेब्लिश लेबर में, डिलीवरी के बिल्कुल पास आप उसे डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, DDAVP 0.3 पर mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि 1 लीटर पर 24 आवर्स हाइपोनेट्रीमिया का रिस्क होता है, ठीक है। और F9 अगर 9 वाला हीमोफिलिया तो F9 क्लोज टू डिलीवरी, मतलब जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कब क्या देना है दोबारा मैं बताती हूँ। अगर हमारा टारगेट क्या लेबर में, टारगेट क्या है लेबर में, दैट इज मोर देन 1, राइट, मोर देन 1, राइट, बट इफ लेवल इज लेस देन 0.5 एंड शी गोज इनटू लेबर, तो फिर आपने 3 चीज़ें करनी है। अगर इस्टेब्लिश लेबर, जैसा आप कहेंगे अब लेबर इस्टेब्लिश हो गया है, आपको कंफर्म हो जाए, तो यू स्टार्ट ट्रांसमीन, डिलीवरी के बिल्कुल पास आप डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, या फिर अगर हीमोफिलिया फैक्टर 9 वाला है तो आप फैक्टर 9 कॉन्सेंट्रेट भी दे सकते हैं। अब डिलीवरी हो गई, बेबी जो है वो पैदा हो गया, लाइक ये, एंड मदर जो है वो अभी पोस्ट पार्टम शी इज़ रेस्टिंग एंड दिस इज़ द बेबी इन द कॉट, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्सडे, जो हमें पता है थर्सडे हो गई, बच्चा प्लस संडे सब निकल गया। अब आपका टारगेट क्या है, 3 डेज और 5 डेज का।
अगर एसवीडी हुई है तो 3 डेज तक आपने फैक्टर लेवल 0.5 से, अब 1 खत्म हो गया, 0.5 से ऊपर है तो बस बहुत है, आपका एहसान होगा। बट इफ सिजेरियन सेक्शन हुआ, जैसे डायग्नोज मेल बेबी ऑफ हेमियोफीलिया, देन यू गोना गो फॉर 5 डेज तक आपने लेवल 0.5 से ऊपर रखना है। दोनों में टारगेट, पोस्ट नेटल टारगेट यू शुड नो, व्हाट इज द टारगेट इन लेबर, more than 1, what is the normal target without a procedure, more than 0.5, what is the target after delivery or after staying second, more than 0.5, but what is the target if you want to give lower molecular weight heparin? अगर थ्रोम्बोफिलैक्सिस की इंडिकेशन, ज़ाहिर है थ्रोम्बोफिलैक्सिस स्कोर बन रहा है, आपने देनी है तो फिर 0.6 से ऊपर होना चाहिए। For lower molecular weight heparin, the level has to be above 0.6. If it's less than 0.6, if it's equal to 0.6, then you are going to avoid low molecular heparin, unless कि कोई बहुत बड़ा मसला, ठीक है। आप ट्रांसमीन भी दे सकते हैं 1 ग्राम TDS में, ठीक है। आप दे सकते हैं ट्रांसमीन पूरे 1 से 2 हफ्ते तक, सही हो गया। और ये जो करियर्स हैं इनमें हीम और लोकिया भी ज़्यादा टाइम तक आएगा, ये बात भी हमें समझ आ गई।